वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे जो आपके बुक का ही आर के बंसल। इस क्वेश्चन का लेवल पिछले क्वेश्चन के बनिस्पत थोड़ा सा हाई है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। इसको आइए देखते हैं। ए टिम्बर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ लेंथ 8 मीटर इज सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, एक टिम्बर बीम है। मटेरियल से हम लोग को कोई खास मतलब है नहीं, टिम्बर का हो या फिर मेटल का हो, उसका स्ट्रेस का वैल्यू दिया रहना चाहिए। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है। ए बीम कैरीज ए यूडीएल ऑफ 12 किलोन्यूटन पर मीटर। उस पर एक पूरा इंटायर लेंथ में एक यूडीएल लग रहा है यहाँ से यहाँ तक 12 किलोन्यूटन पर मीटर का। ठीक है, ओवर द इंटायर लेंथ एंड ए पॉइंट लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन एट 3 मीटर। यूडीएल के साथ साथ आप एक पॉइंट लोड भी लगा दिया। पहले ये नहीं था, अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसमें सिंपल स्टैंडर्ड सब क्वेश्चन था जिसका कि हम लोग को फॉर्मूला पता था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, कितना होगा, ये सारा पता था। लेकिन ये रैंडम क्वेश्चन है, रैंडम प्रैक्टिकल सिचुएशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसपे कि एक यूडीएल भी लग रहा है और एक पॉइंट लोड भी लग रहा है। ठीक है, कहाँ पे लग रहा है? मिड पॉइंट पे नहीं लग रहा है पॉइंट लोड, लेफ्ट सपोर्ट से 3 मीटर पे लग रहा है फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। इफ द डेप्थ इज 2 टाइम्स द विड्थ। अब क्रॉस सेक्शन डायमेंशन भी दिया हुआ नहीं है, बस रेशियो दिया हुआ है कि डेप्थ जो होगा 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ होगा। अगर इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया का बात करें, इस तरह से ये लेंथ है, ये 8 मीटर का लेंथ जो कि इस तरह से लाइन एलिवेशन में दिखाया गया। अगर ये विड्थ है b तो इसका डेप्थ जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ यानी 2 इंटू बी हो जाएगा। इस रेशियो के टर्म में दिया हुआ है, ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन डायमेंशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द स्ट्रेस इन द टिम्बर इज नॉट टू एक्सीड 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो ले सकता है ये टिम्बर, वो 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता है। फाइंड द सुटेबल डायमेंशन। ये बी और डी का वैल्यू हम लोग को क्या करना है? फाइंड आउट करना है बी और डी का वैल्यू। अगर डी निकल जाएगा, डी इक्वल्स टू 2b, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू, यानी कि अगर इसका स्ट्रेस डायग्राम किसी भी सेक्शन पर अगर देखें कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस कितना ले सकता है, कि मैक्सिमम स्ट्रेस 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं ले सकता है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड केस होता, यूडीएल होता, तो पता होता कि मिड सेक्शन ही क्रिटिकल सेक्शन होगा, मिड सेक्शन पे ही सबसे अधिक बेंडिंग मोमेंट होगा WL²/8 और उसी सेक्शन पे स्ट्रेस का वैल्यू इतना है। अगर पॉइंट लोड होता, मिड पॉइंट पे लगता, तो भी हम लोग को स्टैंडर्ड केस है वो, उसका वैल्यू पता है किस सेक्शन पे होगा, मिड क्रिटिकल सेक्शन मिड पॉइंट पे होगा और कितना इंटेंसिटी होगा WL/4, वो भी पता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड केस नहीं है, ये रैंडम केस है जिसमें कहीं भी लोड लग रहा है। ये स्टैंडर्ड बीच में नहीं लग के कहीं भी लग रहा है। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल सेक्शन कि कहाँ पे सबसे अधिक बेंडिंग मोमेंट होगा, ये फाइंड आउट करना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे जज करके देख के नहीं बता सकते हैं कि कहाँ पे जो है क्रिटिकल सेक्शन, कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि हाँ WL²/8 मिड पॉइंट पे ही होगा। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे, इधर इधर हो सकता है ज़्यादा या इधर इधर हो सकता है ज़्यादा, कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। ऐसा भी नहीं बोल सकते आप लोग, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि लोड के नीचे ही मैक्सिमम होगा या फिर इस साइड कहीं होगा, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम वैल्यू आने जा रहा है। तो ये निकालने के लिए मैंने जब बेंडिंग मोमेंट वाला शियर फोर्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, जिसका वो चैप्टर छूटा है, ये लास्ट चांस है कि आप लोग उस चैप्टर का रिवीजन यहाँ पे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में होगा, तो इसको आप लोग सीखें, बारीकी से समझें, जो जिनका वो चैप्टर मिसिंग है। तो उस चैप्टर में मैंने बताया था कि सबसे पहले इसका फ्री बॉडी आयाम बनाएंगे, रिएक्शन निकालना पड़ेगा RA और RB, उसके बाद शियर फोर्स डायग्राम बनाना पड़ेगा और शियर फोर्स जहाँ पे साइन चेंज करेगा जिस वैल्यू पे, उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। शियर फोर्स जहाँ पे साइन चेंज करता है, ये एग्जैक्ट ये नहीं है, डेफिनेशन नहीं है कि शियर फोर्स जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। शियर फोर्स जहाँ पे साइन चेंज करेगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि सपोर्ट के पास भी आप लोगों ने देखा होगा शियर फोर्स का वैल्यू 0 होता है, 0 से स्टार्ट होकर कुछ वैल्यू पे जाता है। तो शियर फोर्स सपोर्ट के पास भी 0 हो रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट तो वहाँ पे मैक्सिमम नहीं है। तो बेंडिंग मोमेंट को मैक्सिमम होने के लिए शियर फोर्स का डायग्राम में जहाँ पे वो साइन चेंज कर रहा होगा, एग्जैक्ट उसी वैल्यू पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन निकाल के उसको मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसका कैलकुलेट करके आगे प्रोसीड करेंगे। M/I इक्वल्स टू स्ट्रेस/y, ये जो फॉर्मूला था उसमें m का वैल्यू पहले, m कौन सा m? इस मैक्सिमम स्ट्रेस, जो मैक्सिमम स्ट्रेस ये ले सकता है, उस मैक्सिमम स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग m
इसका मतलब m का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। यानी क्रिटिकल सेक्शन आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कौन सा सेक्शन है, इधर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे वो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपको रिएक्शन निकालना पड़ेगा। रिएक्शन आप लोग निकालिए कि आर ए आर बी कितना आता है। जैसे किसी भी एक अननोन के अबाउट हम लोग अगर थोड़ा सा हम लोग इलाबोरेट करके समझेंगे, वैसे इस क्वेश्चन को इलाबोरेट करने का, बेंडिंग मोमेंट में बहुत डीप जाने का, उसका लैंग्वेज लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इलाबोरेट करके बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन निकालने के लिए किसी भी एक अननोन के अबाउट मोमेंट लेते हैं। हर एक अगर इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0 वो रूल फॉलो करेगा। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट, जैसे ए के अबाउट लेते हैं तो आर बी निकल जाएगा, बी के अबाउट लेंगे तो आर ए निकल जाएगा। ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं, साइन कन्वेंशन याद होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, इसका फोर्स और इसी का मोमेंट इसी पॉइंट के अबाउट 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो है आर ए लेकिन डिस्टेंस क्या है 0, तो होल थिंग इसके वजह से 0 हो गया। अब एक यूडीएल बचता है, आर बी बचता है और ये पॉइंट लोड बचता है। ये पॉइंट लोड इस पॉइंट पे आने के लिए कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, क्लॉकवाइज 10 × 3 पॉजिटिव। उसके बाद ये यूडीएल ड्यू टू ग्रेविटी ये भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इस पॉइंट पे आने के लिए कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, ये भी क्लॉकवाइज। तो 12 × 8, 1 मीटर में 12 किलो न्यूटन, तो 8 मीटर में 12 × 8 ये लोड हो गया। और एक्ट चूंकि हम लोग मोमेंट ले रहे हैं तो मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स यहाँ पे लोड इंटू डिस्टेंस, ये यूडीएल का टोटल लोड हो गया। और यूडीएल को किसी एक पॉइंट से अगर सूचित करना हो, किसी एक पॉइंट से निरूपित करना हो तो वो कौन सा पॉइंट होगा, इसको इंटायर लेंथ को अगर एक पॉइंट से उठाना हो तो उसका सीजी होगा। अगर 8 मीटर इसका इंटायर लेंथ है तो 4 हो जाएगा उसका सीजी, यानी लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी उसके सीजी से इस पॉइंट का दूरी, यानी 4 ये हो गया। उसके बाद ये भी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। उसके बाद आर बी इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस आर बी इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 8 इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट एट अबाउट ए इक्वल्स टू 0। अब इसको आप लोग सॉल्व करें तो आर बी का जो वैल्यू आता है वो आता है, आर बी का वैल्यू 51.75 किलो न्यूटन। आप लोग मुझे करेक्ट करिए अगर ये कैलकुलेशन गलत है तो आप लोग भी कैलकुलेट करके देखें। उसके बाद अब आर ए निकालना है। आर ए निकालने के लिए इक्विलिब्रियम का एक और रूल फॉलो करेंगे, समेशन ऑफ और वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। डाउनवर्ड फोर्स जितना है वो बराबर होना चाहिए अपवर्ड फोर्स के। डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, एक ये यूडीएल 12 × 8 प्लस ऑफ डाउनवर्ड फोर्स 10 माइनस ऑफ अपवर्ड ये पता है, ये नहीं पता है, माइनस ऑफ आर बी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स आर ए प्लस आर बी। तो आपको आर ए इक्वल, ये दोनों बराबर होना चाहिए। आपको आर ए चाहिए तो क्या करेंगे, आर बी को इस साइड भेजेंगे तो माइनस आर बी हो जाएगा इक्वल्स टू आर ए। तो आप लोग कैलकुलेट करिए, आर बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, आर बी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं। तो आर ए का जो वैल्यू आता है 12 × 8 माइनस 10 माइनस 51.75, इसको कैलकुलेट करिएगा तो 54.25 किलो न्यूटन। ये आपको रिएक्शन आ गया 54.25 किलो न्यूटन। और ये आर बी का वैल्यू कितना है 51.75 किलो न्यूटन। अभी ये फ्री बॉडी डायग्राम आया है, रिएक्शन आया है। अभी ये पता शियर फोर्स डायग्राम हम लोग खींचेंगे और ये पता करेंगे कहाँ पे शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है। शियर फोर्स डायग्राम जैसे बनाएंगे, इस साइड से लेफ्ट टू राइट अगर चल रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा फोर्स आ रहा है, आर ए। आर ए ऊपर चले गए कितना 54.25। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यूडीएल ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ये इंटेंसिटी को क्या करते जाएगा, घटाएगा। जैसे इस पॉइंट लोड से पहले जाते हैं तो 3 मीटर का यूडीएल का रेट 12 के हिसाब से 12 × 3 ये घट जाएगा और बचे 36 घट गया। ठीक है, बचा कितना 18.25। 18 ये जो वैल्यू बचा है ये 18.25। और जैसे ही इस पॉइंट लोड को भी कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट लोड को कंसीडर जब नहीं कर रहे थे, इसे जस्ट पहले थे तो 18.25 ये बच रहा था 18.25।
लेकिन जैसे ही इस पॉइंट लोड को भी कंसीडर किए, उसी पॉइंट पे थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक सडन ड्रॉ डाउन आया ड्यू टू पॉइंट लोड और 10 किलोन्यूटन और घट गया, तो बचा अब कितना 8.25, ये बचेगा कितना 8.25, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो फिर से यूडीएल लगना स्टार्ट हुआ है। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यूडीएल फिर से क्या करता जाएगा, घटाते जाएगा और इस पॉइंट पे जाएंगे तो माइनस में आप लोग कैलकुलेट करिए इतना दूर का यूडीएल माइनस में ओवरकम करके जो फाइनल वैल्यू यहाँ पे आता है 51.75। कहीं ना कहीं इस तरह का शियर फोर्स डायग्राम बताता। अब इस पॉइंट लोड यानी आरबी से जस्ट पहले नेगेटिव में 51.75, जैसे इस पॉइंट लोड को कंसीडर करते हैं, आरबी लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर से इसको कहाँ पे पहुँचा दिया 0, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसा शियर फोर्स डायग्राम बना। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे शियर फोर्स क्या कर रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो वैल्यू ऑफ एक्स हमको निकालना पड़ेगा शियर फोर्स का पूरा इक्वेशन लिख के कि किस वैल्यू पर जाके शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। देखिए शियर फोर्स यहाँ पे भी 0 है और इस पॉइंट पे भी आके जहाँ पे पॉइंट लोड लगता है वहाँ 2 शियर फोर्स होता है, एक जस्ट बिफोर द पॉइंट लोड 0, एक एट द पॉइंट लोड जो सडनली अपवर्ड हो जाता है 51.25। जैसे कि यहाँ पे भी 2 शियर फोर्स था, एक जस्ट बिफोर द लोड 18.25, एट द लोड जैसे ही लोड को कंसीडर करते हैं तो सडन ड्रॉ डाउन हुआ, बचा कितना 8.25। तो इस पॉइंट पे भी 0 है और इस पॉइंट पे भी 0 है, तो इसलिए जहाँ पे 0 हो शियर फोर्स वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम नहीं होता, ये कहना गलत है। कहाँ पे मैक्सिमम होता है, जहाँ पे साइन चेंज करता है, यानी ये जो वैल्यू है इसको चूंकि सी मान चुके हैं तो इससे थोड़ा आगे कहीं ना कहीं ये पॉइंट है, इसको डी मानते हैं। डी पॉइंट पर शियर फोर्स क्या होगा मैक्सिमम, तो लेकिन ये डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा मैक्सिमम, और डी पॉइंट पे शियर फोर्स क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है। तो ये डी पॉइंट होगा कहाँ पे, ये निकालना पड़ेगा। तो डी पॉइंट के लिए इक्वेशन लिखते हैं हम लोग शियर फोर्स का, डी पॉइंट पे इक्वेशन एक्स के टर्म में लिखते हैं। सबसे डी पॉइंट पे इस डायरेक्शन से अगर चल रहे हैं तो कौन कौन सा फोर्स दिख रहा है, आर ए माइनस यूडीएल किस रेट से 12 इंटू एक्स, डाउनवर्ड लग रहा था तो माइनस लिखें, और कौन सा लोड है इसके पहले 10 किलो न्यूटन का, तो -10 इक्वल्स टू वहाँ पे शियर फोर्स है कितना 0, तो 0 के बराबर की। तो आर ए का वैल्यू पता है 54.25 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x का आप इसको कैलकुलेट सॉल्व करें तो x का जो वैल्यू आता है 3.687 मीटर। इस वैल्यू पे जाके x का वैल्यू 3.687, इस वैल्यू पे जाके शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसी वैल्यू पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकाल के बेंडिंग मोमेंट का इंटेंसिटी हम लोग निकाल लेंगे। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट पे अगर इस साइड से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चले तो बेंडिंग मोमेंट एट डी किस किस फोर्स की वजह से होगा, एक पॉइंट लोड आर ए, एक यूडीएल और एक 10 किलो न्यूटन का लोड, इसके वजह से सैगिंग। अब बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे ये जो लोड है इस बीम को कैसे शो करेगा, सैगिंग, ठीक है, तो इसके वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट डी, इसका इक्वेशन लिख रहे हैं, उस पॉइंट पे डी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि वहाँ पे साइन चेंज कर रहा है तो डी पॉइंट पे होगा कितना, उसका इंटेंसिटी निकाल रहा है इक्वेशन लिख के। तो डी पॉइंट पे होने के लिए आर ए पहले कितना बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगा, आर ए इंटू एक्स, ये पॉजिटिव चूँकि ये सैगिंग है। उसके बाद यूडीएल चूँकि ये यूडीएल ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है तो इतने से बीम को ये यूडीएल क्या करेगा, हॉगिंग नेचर में तोड़ेगा, नीचे ढकेलेगा, तो माइनस W इंटू एक्स बाई 2, ये हो गया। उसके बाद ये पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन का इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये x है और ये 3 है तो x माइनस 3, ये डिस्टेंस पता चल गया, यानी 10 इंटू एक्स माइनस 3। और ये जो लोड है इतना सा बीम को किस नेचर में तोड़ेगा, हॉगिंग नेचर में, यानी इसके वजह से भी जो बेंडिंग, इस पॉइंट लोड की वजह से भी जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो कैसा होगा, माइनस होगा, 10 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। उस पॉइंट बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट डी निकल जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करें, सब वैल्यू दिया हुआ है। आर ए का वैल्यू कितना है 54.25 इंटू एक्स का वैल्यू 3.687, ये निकला हुआ था। उसके बाद माइनस डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12, रेट ऑफ लोडिंग 12, एक्स का वैल्यू 3.687 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ 10 इंटू 3.687 माइनस 3। इसको आप लोग सॉल्व करें
इसको आप लोग सॉल्व करें तो उस पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आता है वो आता है 111.586 किलो न्यूटन मीटर, इस टर्म में आता है, क्योंकि सारा लोड हमने किलो न्यूटन और डिस्टेंस मीटर में लिया था, तो किलो न्यूटन मीटर के टर्म में आएगा। इसको आप लोग न्यूटन एमएम में चेंज कर लें, क्योंकि आगे का जितना भी वैल्यू है वो न्यूटन है, एमएम में दिया हुआ है, ठीक है। तो न्यूटन एमएम में चेंज करेंगे तो 10⁶ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 111.586 इंटू 10⁶। अब ये आ गया न्यूटन एमएम में आ गया, ठीक है। अब ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पता चल गया, जो इस फॉर्मूला में पुट होने जा रहा है, M/I = स्ट्रेस बाय वाई। ये अगर मैक्सिमम हम लोग लेंगे तो ये भी क्या चाहिए था, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे शियर फोर्स साइन चेंज करेगा, और उस पॉइंट पे उस एक्स के वैल्यू पे हम लोग मोमेंट क्या कर चुके हैं, एम निकाल चुके हैं। अब सब वैल्यू दिया हुआ है, आप लोग सिंपल समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन, यही पता करना था। और डायमेंशन वाला टर्म किस में छुपा हुआ होता है, आई में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो अब आते हैं, पुट करते हैं एम मोमेंट के क्वेश्चन, M/I = स्ट्रेस बाय वाई। ये पता कर लिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये d/2 होता है, और I का वैल्यू भी BD³/12, उसमें डायमेंशन है, इसमें भी डायमेंशन है, तो हमको वही निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो M का वैल्यू कितना है, 111.568 इंटू 10⁶। I का वैल्यू BD³/12 B, और D का वैल्यू कितना हम लोग लिए थे, 2B लिए थे, का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू स्ट्रेस 8 N/mm² डिवाइडेड बाय वाई। वाई का वैल्यू D/2, और D का वैल्यू कितना लिए हैं, 2B/2। ये कट गया इस तरह से। इसको आप लोग सॉल्व करें, 11.568 इंटू 10⁶, 12 ऊपर चला गया, ये 8B³ हो जाएगा, 8B4 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय B। तो ये कटेगा तो ये B³ हो गया, तो B³ इक्वल्स टू 11, 8 भी नीचे आ गया, B³ इक्वल्स टू इतना, तो B इक्वल्स टू इतने टू द पावर 1/3। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो B का जो वैल्यू आता है, अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करें, 275.53, ठीक है, इतना mm आता है। इसको आप लोग राउंड ऑफ करके 300 mm भी ले सकते हैं, डायमेंशन थोड़ा बढ़ा के लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद D का जो वैल्यू आता है वो 2 इंटू B आएगा, 2 इंटू 275.53, तो इसका वैल्यू 551 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.004 ऐसे करके आता है, इतना mm आया। यही डायमेंशन हम लोग को क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में रिवीजन हुआ बेंडिंग मोमेंट का, तो आप लोगों ने समझा होगा कि बेंडिंग मोमेंट कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका कैसे यूज़ होता है आगे के आने वाले चैप्टर में। अब एक न्यू क्वेश्चन में आते हैं। अभी तक जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, सबका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा था, रेक्टेंगुलर था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेक्टेंगुलर सेक्शन का ही बीम रहे, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैवी अगर लोड कैरी कराना है और इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है, तो हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं लगा के, जैसे गिडर वगैरह आप लोग देखा होगा रेलवे सब में, ये आई सेक्शन देते हैं, टी सेक्शन देते हैं, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि देखिए आई सेक्शन इस तरह से है, इसका देने का पर्पस क्या है पहले वो भी समझते हैं, तब आप लोगों को चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्ट और आएगा। इस तरह का कहीं ना कहीं ये बीम है, हाँ, इस तरह का ये बीम है, ये बीम है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और लोड कहाँ पे लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ये रोल्ड स्टील जॉइस्ट, ये स्टील जब आप लोग पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर, तब सारे मेंबर के बारे में जान पाएंगे। अभी बस समझिए कि कोई एक ऐसा मेंबर है, इसका नाम ये है, ठीक है, ऑफ आई सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, आई, हैज़ अ डायमेंशन एज सोन इन फिगर। इसका डायमेंशन दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये 200 mm है डेप्थ, इसका डेप्थ, इसको फ्लेंज बोला जाता है, इसको वेब बोला जाता है, फिर अगेन इसको फ्लेंज बोला जाता है। तो फ्लेंज का विड्थ दिया है, डेप्थ दिया है, वेब का डेप्थ दिया है, वगैरह वगैरह, सारा डायमेंशन दिया हुआ, ठीक है। कैरीज ए यूडीएल ऑफ 40 kN/m। इसके ऊपर पूरे लेंथ में इस तरह से यूडीएल लग रहा है, ठीक है, और ये यूडीएल का रेट कितना है, 40 kN/m। इस रेट से इसमें
यूडीएल का लग रहा है, ठीक है। रन ओवर ए स्पैन ऑफ 10 मीटर, और ये जो स्पैन है यहाँ से यहाँ तक, ये 10 मीटर का स्पैन है, ये 10 मीटर का स्पैन है, ठीक है। और ये सिंपली सपोर्टेड है, ये सिंपली सपोर्टेड लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये कैसा है, ये बीम दोनों एंड पे सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सिंपली सपोर्टेड दोनों एंड पे इस तरह से, ठीक है। पूरे विड्थ के अलोंग ये सपोर्ट होगा, किसी एक पॉइंट पे नहीं बात कर रहे हैं, ये पूरे विड्थ के अलोंग ये सिंपली सपोर्टेड रखा हुआ है किसी वॉल पे, सपोज करिए, तो सिंपली सपोर्टेड हुआ, ऊपर पे यूडीएल लग रहा है इस तरह से। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बेंडिंग। अगर ये यूडीएल बेंड कराएगा, इस पूरे आई सेक्शन को, आई बीम को ये बेंड कराएगा, तो अपर मोस्ट फाइबर पे और लोअर मोस्ट फाइबर पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा, चूंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो दोनों स्ट्रेस क्या होगा, सेम होगा। इसका स्ट्रेस का वेरिएशन अगर देखें डेप्थ के अलोंग, स्ट्रेस का वेरिएशन डेप्थ के अलोंग अगर हम लोग देखें तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। यही अगर टी सेक्शन रहता तो टी सेक्शन का सीजी कहीं ना कहीं ऊपर शिफ्ट होता है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं रहता, तब कंप्रेसिव में बेंडिंग स्ट्रेस और टेंसाइल में बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू अलग हो जाता। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ता कि किस वाई का वैल्यू ज़्यादा है, इधर ये या ये, उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना पड़ता, ठीक है। टी सेक्शन का भी एक क्वेश्चन करेंगे, देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे साइमेट्रिकल सेक्शन है, इसका कि सीजी कहीं ना कहीं मिड पे लाई करेगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए स्ट्रेस का वैल्यू कंप्रेशन और टेंशन में दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। अब बता रहे थे कि आई सेक्शन देने का जरूरत क्यों पड़ा, इकोनॉमी। अब देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो मटेरियल का भी ज़रूरत जो होगा वो अपर मोस्ट फाइबर पे ही होगा और लोअर मोस्ट फाइबर, और जैसे जैसे नीचे घटते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, कम होते जा रहा है। यानी ये रीजन में बहुत ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, इस रीजन में बहुत ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने का ज़रूरत नहीं, ऊपर में था नीचे में था, बेंडिंग को रसिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आई सेक्शन जो है वो बेंडिंग को रसिस्ट करने के लिए बहुत आइडियल सेक्शन माना गया है, ठीक है। इकोनॉमी, जब हम लोग स्टील स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत महंगा होता है, तो उसमें इकोनॉमी का भी हम लोग ध्यान रखते हैं जब डिज़ाइन करेंगे तब, ठीक है। अभी बस एनालाइज करना है, तो आपको बहुत डीपली सोचने की ज़रूरत नहीं है स्टील स्ट्रक्चर में, वो सब चीज़ सोचिएगा। अभी रीज़न बता दिया, एक हिंट आप लोग को दे दिया कि क्यों आई सेक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह का सेक्शन। अब आते हैं अपने कंसर्न पे, टॉपिक पे। टॉपिक क्या है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस, इस फाइबर पे स्ट्रेस कितना आएगा और इस फाइबर पे स्ट्रेस कितना आएगा, उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। सिंपल सा ही है। अगर आपको देखिए पिछले क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट का यूज हुआ था, उसका रिवीजन हुआ था। अगर आई सेक्शन है तो कहीं ना कहीं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि m बटे आई इक्वल्स टू स्ट्रेस बटे वाई। m तो निकल जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। देखिए m निकालने के लिए सपोर्ट और यूडीएल रेट ऑफ लोडिंग, बस इसी का जरूरत होता है, स्पैन कितना है, सेक्शन से मतलब नहीं है, तो m निकल जाएगा। देखिए m इक्वल्स टू WL²/8, जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और पूरे इंटायर स्पैन में लोड लगा है, कहीं भी पॉइंट लोड नहीं है, तो सिंपल स्टैंडर्ड केस WL²/8। W का वैल्यू कितना 40, L का वैल्यू 10²/8। कहीं भी इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया का बात आया नहीं आया, BD का बात आया नहीं आया, यानी कि बेंडिंग मोमेंट जो है इस क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आई सेक्शन हो चाहे रेक्टेंगल सेक्शन, कुछ भी होता तो बेंडिंग मोमेंट इतना ही लगता। इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, m का वैल्यू आ गया। अब I का वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब यहाँ पे जिसका दिक्कत है आई सेक्शन का निकालने में, टी सेक्शन का निकालने में, फिर आप लोग अटकिएगा इस बेंडिंग स्ट्रेस के चैप्टर में, ठीक है। तो अगेन आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी रिवाइज करिए, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा। सबसे पहले अगर चूंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है तो इसका CG सिंपली पता है, ये कितना हो जाएगा 180 यहाँ से और यहाँ से, यानी कि टोटल जो डेप्थ है वो कितना है 400 है, तो 200 यहाँ से हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट अगर ये ले तो यहाँ से 200 mm, ये y बार निकल गया। तो एक्स, चूंकि ये बेंड करेगा एक्स एक्सिस के अबाउट ही, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किस एक्सिस के अबाउट चाहिए, आई एक्स एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 सेक्शन में मान लेते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो आई एक्स एक्स कैसे निकलेगा, आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2 प्लस आई एक्स एक्स 3। आई एक्स एक्स 1 इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके CG के अबाउट, इस मोमेंट इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, BD³/12 प्लस ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम AY², ठीक है। तो BD³/12, इसका B कितना, इस सेक्शन का बात कर रहे हैं, XX1 निकाल रहे हैं, 200 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस ऑफ AY²। एरिया कितना है 200
इंटू 20 और y इसका CG, इस सेक्शन का CG और होल सेक्शन का CG, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसी को y बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये है 200 mm और ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 10, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से 400 माइनस 10 390, 390 माइनस 200, ये वाला वैल्यू पता चलेगा। ये y1 है 390 और y बार है 200, 390 माइनस 200 जो वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर। तो कितना आता है 190, ये वैल्यू आता है y का 190, ये वैल्यू आता है 190 का स्क्वायर ऐसे। और इस तरह का कितना सेक्शन है, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें यहीं पे तो Ixx1 प्लस ऑफ Ixx3 पता चल गया, ठीक है। अब कौन सा हम लोग को करना चाहिए, Ixx2। देखिए Ixx2 का जो CG होगा और होल सेक्शन का जो CG होगा, दोनों एक ही एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने का जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, BD3/12, इसका B कितना है, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में वो वैल्यू दिया हुआ है, देखेंगे 10 mm, ये थिकनेस यहाँ पे छूट गया था, इसको लिखिए 10 mm, यानी 10 mm इंटू ये डेप्थ 360 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, BD3/12। इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगा क्योंकि इसका इंडिविजुअल सेक्शन का CG और होल सेक्शन का CG दोनों एक ही पॉइंट से लाई कर रहा है, यानी दोनों में कुछ गैप नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगा। आप लोग इसको जोड़ें, इसको Ixx1 प्लस Ixx3 प्लस Ixx2 सबको जोड़े अगर इस तीनों को, तो ये वैल्यू आता है 327946666 mm4। आप लोग इसको रीचेक करिए, ये वैल्यू इतना आता है कि नहीं, 327946666 mm4। आई निकल गया है। अब m का वैल्यू जैसे बताए थे, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल पूरे WL²/8, W का रेट ऑफ लोडिंग कितना है 40 इंटू L का वैल्यू 10 का स्क्वायर/8, तो ये वैल्यू इंटू 10⁶ करेंगे अगर, तो ये न्यूटन mm में आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू जो आता है वो आता है 5 इंटू 10⁸, 5 इंटू 10⁸ न्यूटन mm, इतना वैल्यू न्यूटन mm में आता है, ठीक है। चूँकि सब वैल्यू जो है हम लोग mm और न्यूटन में ले रहे हैं, तो इसको भी कन्वर्ट करिए न्यूटन और mm में। अब फॉर्मूला में बस पुट कर देना है, m/i इक्वल्स टू स्ट्रेस बटे y। ये स्ट्रेस चाहिए, स्ट्रेस इक्वल्स टू my/i, m का वैल्यू 5 इंटू 10⁸, y का वैल्यू एक्सट्रीम फाइबर, न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का दूरी। अगर ये टोटल 400 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200, चाहे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200, तो y का वैल्यू 200 डिवाइडेड बाय i हम लोग कितना निकाला था अभी, 327946666, यही था 327946666 mm4। इसको आप लोग सॉल्व करिए तो स्ट्रेस का वैल्यू जो आता है वो 304.92 न्यूटन पर mm²। आप लोग रीचेक करिए इतना वैल्यू आता है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल नहीं होके किसी भी शेप का क्रॉस सेक्शन होगा, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या ज़रूरत है, उसका CG निकालिए। अगर साइमेट्रिकल सेक्शन है तो ये डिस्टेंस सेम ही होगा। अगर अनसाइमेट्रिकल जैसे T सेक्शन रहता तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं होता, जो ज़्यादा डिस्टेंस होता उसी का वैल्यू यहाँ पे, चूंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है तो y का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोमेंट के और y के। मोमेंट जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना ज़्यादा, और y का वैल्यू जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना ज़्यादा। तो अनसाइमेट्रिकल सेक्शन में देखना पड़ेगा कि ये y का वैल्यू ये टेंशन की तरफ ज़्यादा है ये या इसके तरफ ज़्यादा है, ठीक है। एक T सेक्शन का क्वेश्चन आप लोग करके देखिए। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर सेक्शन चेंज रहेगा तो स्ट्रेस निकालते हैं। अब आते हैं आज के असाइनमेंट पे। असाइनमेंट है, ए टिम्बर बीम ऑफ 3 मीटर स्पैन कैरीज ए यूडीएल ऑफ 5 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है, एंड ए पॉइंट लोड ऑफ 1 किलोन्यूटन एट द सेंटर ऑफ द स्पैन। एक इस तरह से, जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर यूडीएल लग रहा है और पॉइंट लोड भी लग रहा है। आपको लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी है कि ये पॉइंट लोड जो है मिड पॉइंट पे लग रहा है। मैंने जो क्वेश्चन लिया था वो पॉइंट लोड थोड़ा लेफ्ट सपोर्ट के साइड था, ठीक है।
एट पॉइंट लोड 1 किलो न्यूटन का लग रहा है एट द सेंटर ऑफ द स्पैन। इफ़ द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, यानी कि सबसे ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेस जो अलाउ कर सकते हैं वो कितना है, 100 न्यूटन पर एम एम। इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता है, मेरी समझ में। फाइंड द सेक्शन टेकिंग डेप्थ एज इट टॉच द विड्थ। ठीक है, इसका डायमेंशन पता करना है, सब कुछ दिया हुआ है, डायमेंशन पता करना है। इसका b जो है, इसका d जो है 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ, यानी कि 2b के बराबर है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। थोड़ा सा अल्टरेशन करके क्वेश्चन दिया है, इसको बनाइए, बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टी बीम का है। इस क्वेश्चन में आपका CG का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, वो चेक होगा। ए टी बीम ऑफ स्पैन 5 मीटर एज सोन इन फिगर। ये स्पैन जो है लेंथ के लॉन्ग वो 5 मीटर है। ठीक है, इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस नॉट टू एक्सीड 150 MPa। अब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेस जो है 150 MPa से ज़्यादा नहीं ले सकता है। आपको अब ये देखना पड़ेगा कि न्यूट्रल एक्सिस पहले निकालना पड़ेगा, यानी CG निकालना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि ये y का वैल्यू ज़्यादा है या ये y का वैल्यू ज़्यादा हो। डेफिनेट सब बात है कि इसका CG जो होगा कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो y का वैल्यू ये वाला होगा सबसे ज़्यादा। तो इस y के वैल्यू को पुट करके m/i इक्वल्स टू स्ट्रेस बटे y, उस y में इस y के वैल्यू को पुट करना है। आगे आते हैं। अब 150 MPa इस पॉइंट पे, यानी इस फाइबर पे जो स्ट्रेस होगा, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, वो 150 MPa। कभी कभी क्वेश्चन में यूनिट डायरेक्ट नहीं लिख के थोड़ा सा चेंज करके देता है। MPa आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पता होना चाहिए। मेगा पास्कल किसका यूनिट होता है? ठीक है, पास्कल होता है न्यूटन, 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा पास्कल है 10⁶, 150 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को आप लोग कन्वर्ट करेंगे mm स्क्वायर में, तो 10⁶ से क्या करना पड़ेगा, नीचे गुना करना पड़ेगा। तो कट के जो फाइनल न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी आएगा वो 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही हो जाएगा। यानी कि आप इन शॉर्ट इतना याद रखिए कि अगर MPa दिया हुआ है, इसका मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर में डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम UDL द बीम कैन कैरी। इस UDL का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि रेट ऑफ लोडिंग W का वैल्यू पूछा जा रहा है कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। अब ये टेंसाइल है, ये मैंने बता दिया है कि मैक्सिमम टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस 150 MPa हो सकता है, और इस तरह का सेक्शन है। तो आप लोग ये UDL का वैल्यू बताइए। ठीक है, इसको आप लोग कंप्लीट करिए, कंप्लीट करके असाइनमेंट बना के दिखाइए। थैंक यू।